हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीखो भारत ऑफिशियल। और फिर से हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन लेके। और फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है आपका साइंस से रिलेटेड है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर? पूछ रहा है कि हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये रेलवेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1.003। ठीक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ये एग्जैक्ट है 1.0003, यानी 1 के बाद 000 फिर 3। ठीक है, ये एब्सोल्यूट है। इन जनरल अगर ऑप्शन में मैं एक का भी चेंज कर देता ना तो आप लोग कंफ्यूज, जैसे मैंने ई ऑप्शन में डाल दिया होता 1, तो आप लोग कंफ्यूज करता है, क्योंकि इन जनरल हम लोग कंसीडर करते हैं हवा का जो आप निरपेक्ष यानी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का हम लोग मानते हैं वो 1 मानते हैं। तो अगर 1 डाल दिया रहता तो सभी लोग गलत कर देते हैं ये सवाल। और ये जो डाटा है वो एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डाटा है। ये जो है 1.33, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका है ये वाटर का है। ठीक है, ये वाटर का है 1.33। 1.36 जो है वो ये अल्कोहल का है, ठीक है। और 2.42 है ये डायमंड का है। ठीक है, डायमंड का है। ये जो है एग्जैक्ट एनसीईआरटी के किताब है, एनसीईआरटी किताब में एग्जैक्ट टेबल बना हुआ है। और ये जो सवाल जो है उसी टेबल से पूछा है, यानी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी गई है साइंस के सेगमेंट से। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। और इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी इसका समझा देता हूं सवाल का। क्वेश्चन ये कि फाइंड द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी मांग रहा है, फाइंड द वेलोसिटी दैट अ कार विल अचीव आफ्टर 50 सेकंड, टाइम भी मेंशन हुआ है। इफ इट स्टार्ट्स एट एक्सेलरेशन, इसका मेंशन किया गया है, एक्सेलरेशन दिया है 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी न्यूमेरिकल बनाइए तो मैंने अपने जो टीचर से सीखा था, कुछ भी नहीं करता। पहले सवाल के अंदर सभी लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो मेजॉरिटी बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिया हुआ है इसमें निकालना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम जो भी दिया है उसको लिख लिया करो, क्या क्या मेंशन है। ठीक है, जो भी सवाल में मेंशन उसको लिख दो। वेलोसिटी दिया हुआ है। हाँ, अब ये सवाल बन सकता है कि फाइनल या इनिशियल, ये सब चीजें आके फंस सकती है, क्योंकि इसके अंदर 3-4 चीजें होती है। एक यानी जो लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन के अंदर 3-4 चीजें आपको मालूम होती है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, टाइम हम लोग टी, स्मॉल टी या कैपिटल टी, अभी हम स्मॉल टी ले रहे हैं, और एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो लीनियर मोशन का जो ई है ये इसी के ऊपर बेस रहता है, इन्हीं 3 चीजों के ऊपर घूमता रहता है। तो ये वेलोसिटी मांग रहा है, फाइंड द वेलोसिटी दैट अ कार विल अचीव आफ्टर 50 सेकंड, यानी ये मांग रहा है 50 सेकंड के बाद, यानी ये फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है। ठीक है, ये वी मांग रहा है। ठीक है, तो वी मांग रहा है। ठीक है, इनिशियल में क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, क्योंकि ये एक्सेलरेट होना शुरू है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। ठीक है, टाइम मेंशन है इसका, टाइम कितना दिया है, ये 50 सेकंड का इसने टाइम दे रखा है हमें। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी मेंशन है इसके अंदर, एक्सेलरेशन कितना है 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, बनाना है। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो लीनियर मोशन के जो सबसे आसान फॉर्मूला है वो याद रखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसी पर ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, v मांग रहा है तो v इसे रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना मेंशन है तो आपका 50 सेकंड, यानी 50 सेकंड इसका टाइम मेंशन है। अब कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, डेसिमल से एक 0 मट जाएगा, कट जाएगा आपका, और ये गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10, 0 1, 5 5 25 1 26, 260 इसका आंसर आ जाएगा। अब 260 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने देखा है कि एनटीपीसी के अंदर जो, या फिर रेलवे एग्जाम के अंदर जो साइंस का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और स्पेशली बायोलॉजी का, साथ ही साथ करंट अफेयर का भी जो पोर्शन है वो भी अच्छा खासा है। तो इसीलिए हम लोग अभी धीरे धीरे अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने अभी पढ़ाना। तो एक बार हम लोग आपके सामने
इसका सिलेबस जो है, कंप्लीट सिलेबस, जब भी थोड़ा सा और टाइम नजदीक आएगा उस टाइम से हम आपके पास कंप्लीट सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे, और उस हिसाब से सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे। अब सिलेबस वाइज ही हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जिसका क्वेश्चन ये है उसको कराते जाए, जब टाइम आखिरी में बचेगा, ठीक है, जब आखिरी की तरफ जब वक्त जाएगा, जब ई रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो अभी हम लोग ई फेज में है लोग, इस फेज में है लोग, जहाँ आपका जो रिव्यू है वो हमारे लिए मायने रखता है, और आप हमें जरूर से अपना रिव्यू शेयर करें हमारे साथ, जिससे हमें और बेहतरीन क्वेश्चन ला सकें आपकी मदद, आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड, मतलब कलर्ड प्लास्टिड इनमें से किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। असल में लेट्स अस डिफाइन व्हाट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड बेसिकली होता क्या है? प्लास्टिड जो है, सबसे पहले जान लें कि प्लास्टिड जो है एक तरह का सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गन है, समझ लीजिए बेसिकली, तो बेसिक ई में। और प्लास्टिड जो है वो सिर्फ किस सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में, याद रखिए, सिर्फ प्लांट सेल में ये देखने को मिलता है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड क्या है? माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट कि ये किसके बारे में बात हो रही है, वरना आप लोग कहेंगे मैंने क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही लिख दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं प्लास्टिड के बारे में बता रहा हूँ कि प्लास्टिड बेसिकली है क्या। ये सेल ऑर्गेनल है, प्लांट सेल में मिलता है, और सवाल ये हमारा कर रहा है व्हाट इज कलर्ड प्लास्टिड। तो कलर्ड प्लास्टिड का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट को हम लोग कलर्ड प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। कलर्ड प्लास्टिड के बारे में एक और चीज समझना लगता है पहले प्लास्टिड के बारे में, कि ये दो तरह के होते हैं, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और इसी क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल जब आ जाता है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, बेसिकली क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, ठीक है, पिगमेंट जिसका रंग हरा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल किस पिगमेंट के कारण पौधे पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। तो ये क्लोरोफिल जो है पिगमेंट इसमें क्रोमोप्लास्ट में आता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये कुछ पॉइंट बता दिए। प्लाज्मिड मैंने पिछले सेशन में बता दिया था, प्लाज्मिड होता है एक सर्कुलर डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, ठीक है, डीएनए है, ठीक है। कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में मैंने बता दिया था। अब ये रहा मैंने कलर्ड प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट, और आपका यानी अपीयरेंस में व्हाइट प्लास्टिड को हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर ये व्हाइट क्या, जिसके अंदर कोई कलर ना हो, उसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और इसके अंदर भी अपना डीएनए, आपका खुद का डीएनए होता है, किसके पास? प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए एंड आरएनए दोनों होता है। बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका हिंदी मैंने लिखना ये अनुचित समझा है, कि मतलब ये आसान है, इसका हिंदी आप लोग को समझ में आ जाएगा। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21B, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 19। सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 21, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये जो आर्टिकल 21 है, ये जो है इसको शामिल किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी इसी साल कौन सा और सा संविधान संशोधन किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड है। चल मैं ही आपको बता देता हूँ, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज की चार्ज किया हुआ एक चेंज है, ठीक है। वो आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में आखिर क्या चेंज किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। आर्टिकल 20 में बता देता हूँ, ये बंदी प्रतिरक्षा के लिए होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब इफ यू फाइंड, आप किसी जुर्म में दोषी पाए गए तो उस हिसाब से दोषी पाए जाने पर आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट है उसके बारे में बताता है। इसके वेरियस क्लॉजेस है, जैसे
20A के अंदर आप अपने स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, या भूत लंबी मामले जो हैं उनके ऊपर आपको दंड नहीं सुनाया जा सकता है, या एक और ही है इसका इसका वेरियस क्लॉजेस बता दे रहा हूँ, 20A 20B, इसी तरह 20C का एक और क्लॉज है कि अगर आप एक बार जुर्म किसी सजा के लिए आपको एक बार सजा किसी जुर्म के लिए किसी क्राइम के लिए आपको एक बार सजा मिल चुकी है तो आपको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 20C आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। 21B नाम का कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है, ठीक है। 21A मैंने बता दिया, वही आर्टिकल जो है राइट टू एजुकेशन आपको देता है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। 19 से 22 जो आता है ये पूरा फ्रीडम के ऊपर है, ठीक है। आर्टिकल 19 से 22, ठीक है। इसी के अंदर आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जबकि अमेरिका जहां से हमने ये फंडामेंटल राइट्स को ग्रहण किया, यानी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां पे इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पर ये फंडामेंटल को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। तो वहां पे इतने ज्यादा रिजिडिटी नहीं कि हमारे यहाँ संविधान के अंदर इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अब वो क्यों लगाए गए हैं वो किसी वक्त में जब पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इन डेप्थ कि ये क्यों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाने को कहता हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं बात करूं, आपके पास अधिकार है कि आप बोल सकते हैं, तो अगर मैं ये अधिकार अगर खुली छूट दे दूं इस फ्रीडम ऑफ स्पीच में, तो कोई कहीं भी कुछ भी बोल देगा, किसी को भी, और कहेगा मेरा बोलने का अधिकार है, मेरे पास अधिकार है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो ये चीज ना हो, इसीलिए मतलब जो पार्लियामेंट जो है इसने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाए हैं, लोगों को हितों के लिए और दूसरे लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये भी बता दूं फंडामेंटल जो राइट है वो भाग 3 में है। भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट का है, 12 से लेके 35 तक इसके अंदर आर्टिकल है। ये सब इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पढ़े फंडामेंटल राइट्स मस्ट है। अब फंडामेंटल राइट जो है वो इसलिए भी जानना जरूरी है कि किसी भी नागरिक को उसके स्वयं के अधिकार मालूम होने चाहिए। हमें अब मालूम होना चाहिए कि ये हमारे जो अधिकार हैं हमारे देश के अंदर, क्या क्या हमारे पास अधिकार है, ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और किसी भी देश के विकसित होने के लिए उसके नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इस बार मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जनरली एक क्वेश्चन होता था, अब इस बार मैंने 2 से या 3 क्वेश्चन डालने की कोशिश की है पॉलिटी की। विच फंडामेंटल राइट इज ओनली फॉर इंडियंस? कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ ओनली फॉर इंडियंस, सिर्फ भारतीयों के लिए है? सवाल मैंने हिंदी में बता दिया है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29 और डी है ऑल ऑफ दी अबव, इनमें ये सभी, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। यानी ये सारे जो आर्टिकल हैं इसमें एक और आर्टिकल जुड़ता है। अब मैं पूरा आर्टिकल लिख ही देता हूं, 15, 16, 19 और 29। ये जो आर्टिकल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, और बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं यानी 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल्स हैं, इनमें से ये आर्टिकल छांट दें, जो आर्टिकल बचते हैं वो फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों के लिए है, ठीक है। 12 से लेके 35 तक इन आर्टिकल के छांटने के बाद जो आर्टिकल बचेंगे वो इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स दोनों के लिए है। एक और चीज जान लीजिए कि 20 और आर्टिकल संख्या 21 है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इमरजेंसी के दौरान भी इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। एक वो जो बड़ा 20 बताया पिछले ई में कि 20 जो है वो बंदी प्रतिरक्षा करें, वो आप किसी जुर्म में, अगर आप किसी क्राइम में आप दोषी पाए जाते हैं तो उस हिसाब दोषी पाए जाने पर आपके क्या क्या फंडामेंटल राइट है वो 20 में बताया गया है। और आर्टिकल 21 बताता है, ये इस आर्टिकल 21 के अंदर बेसिकली ये है आपका राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ का। इसी राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी, ये एक शब्द के अंदर बहुत सारी चीजें सम्मिलित है। जैसे आपको स्वच्छ वायु का अधिकार है, आपको स्वास्थ्य का अधिकार है। इसी से आगे चलकर इसी 21 में 21A बन गया, फंडामेंटल राइट ही बन गया कि आपको एजुकेशन का अधिकार है, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के लिए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट ही बन गया, ठीक है।
मृत्यु का अधिकार और लाइफ विथ डिग्निटी। और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है, इसके अंदर कई केसेस जाते हैं, A.K. मोहन केस और आपका सुप्रीम स्टेट ऑफ मद्रास, बाद में मेनका गांधी और फिर उसके बाद मेनका गांधी और यूनाइटेड यूनियन ऑफ इंडिया, इसका केस आता है जिसके आगे चल के ये चीजें चेंज होती है और डिग्निटी वर्ड को जोड़ा जाता है ई के अंदर। तो ये एक वेरियस और बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। अगर आप लोग ईद रिव्यू जिस हिसाब से ईद रहा रिव्यू रहा, आप लोगों का इंटरेस्ट रहा, तो मैं जब फंडामेंटल राइट डिस्कस करूंगा तो पूरा ब्रीफ कराऊंगा, इन डेप्थ में आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, एक एक आर्टिकल में लेके चलूंगा और आपको पूरे तरीके से कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल राइट पूरा क्लियर कर दूं वीडियो से। ठीक है, ये सवाल जो है ज्योग्राफी से सवाल है हमारा। ठीक है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, जब फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे इंडिया की, तो उसी से ये सवाल है, लैटिट्यूडनल क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पूछ रहा है। सबसे पहले एक ब्रीफ हम आपको इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं। ये रहा ग्लोब, थोड़ा सा टेढ़ा है, एज्यूम कर लीजिए ग्लोब है। ठीक है, और ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट। ठीक है, बीच से गुजरती है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, और इसके बाद में एक एक डिग्री से लेके रेखाएं खींची जाती है टिल 90 डिग्री हम पोल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मेजर यही होता है कि हम लोग याद रखते हैं ये 23.5 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का और 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर का। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे हम लोग कहते हैं, लोग देखो जरा बाहर तो नहीं जा रहा, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, और इसको कहते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर। हमारा इंडिया जो है, हमारा जो भारत जो है, वो कहाँ लाई करता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर लाइव क्लास होते तो मैं लाइव चैट में मालूम करता क्या जवाब क्या है। हमारा जो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, और इसी एक जवाब से, इसी एक मतलब इतने स्टेटमेंट से आपका आंसर आ गया होगा कि आंसर क्या होगा। मैंने कहा कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, यानी 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है। ये रहा नॉर्थ, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये नीचे वाला हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और भारत है हमारा यहाँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि भारत को ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम को भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहीं से सवाल का जवाब निकल जाएगा, अगर आपको कोई डाटा नहीं मालूम तब भी आपका निकल जाएगा। कि मैंने बोला नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पूछ रहा है, कोई भी जवाब दे देगा, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं, आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूं आखिर है क्या। तो ये रहा हमारा इंडिया, और ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर आपका लगभग 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। और वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, ये अगर हमारा भारत है, एक मोटा मोटी मान लीजिए हमारा भारत जो है, हमारा भारत देश महान 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर, और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। और वेस्ट लैटिट्यूडनल, अगर मैं पूछूं लॉन्गिट्यूडनल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सप्रेशन, बस आपको नॉर्थ साउथ की जगह। अब देखो इसके अंदर भी ये आएगा, भारत जो है याद रखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के साथ साथ ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर हमारा भारत लाई करता है। तो यहाँ दोनों का दोनों ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों ईस्ट हो जाएगा, बस यही हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये लाई करता है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट जान लो कि यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, वैसा ही डिफरेंस ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस ही पड़ता है तुमको लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस भी सेम है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस पड़ता है, और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस भी लगभग 30 डिग्री का पड़ता है। ठीक है, ये रहा हमारा एक ब्रीफ से दे दिया ज्योग्राफी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन है। पिछले सेशन में अगर किसी ने करंट अफेयर का सेशन देखा होगा, करंट अफेयर वाले सर ने आपको कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज बताई थी, उसके अंदर ये अस्त्रहीन था, तो मुझे लगा कि इस सवाल को डाल देना चाहिए। अभी नवंबर के महीने में ये अस्त्रहीन कंडक्ट किया गया है।
ये इंपॉर्टेंट होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के सेक्शन के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज और डिफेंस के सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लगभग बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज, हमारा भारत जो देश है वो लीडिंग मिलिट्री पावर्स में से है, पूरी दुनिया में मुकाम रखता है भारत हमारा। तो कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसे कंडक्ट हमारे देश में हो रही हैं, और हमारे देश की जो स्पेशल फोर्सेस है वो दूसरे देश के साथ भी एक्सरसाइज करते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं हाल कुछ सालों में स्टार्ट हुई है, जैसे अस्त्र हिंद का ये 3rd एडिशन है, बता देता हूँ, अस्त्र हिंद का 3rd एडिशन है। और ये होता कि इन दो कंट्री के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ, इसको ऐसे ही हटा देना चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है, अस्त्र और हिंद से ही आपको मिल गया होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कंडक्ट होता है। 3rd एडिशन है ये, 3rd एडिशन है इस एक्सरसाइज का, 3rd एडिशन है। और ये कहाँ हुआ है कंडक्ट? पुणे, महाराष्ट्र में। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट भी आया हुआ है, तो इसीलिए महाराष्ट्र में ये एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, ठीक है। और भी कुछ चीजें जान लीजिए मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर में, कुछ नाम लिखे हैं जैसे साइक्लोन, डिजर्ट साइक्लोन, ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइज के कुछ नाम कॉमन हो जाते हैं जिससे कंफ्यूजिंग होता है। 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। खंजर, मिलान, मैत्रे, एक अमेरिका के साथ भी हम लोग करते हैं, वस्त प्रयाग, इस तरह से कुछ नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज, 1-2 मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। आप क्या कीजिए, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ा कीजिए तो करंट अफेयर में सेक्शन वाइज भी डिवीजन करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे डिफेंस का सेक्शन एक बार लगा दिया, जो समिट हो रही है, जैसे ब्रिक्स का समिट हुआ, जैसे अभी नाम समिट हुआ, 19 नाम समिट पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया था आपका, जैसे G20 का समिट हुआ, G7 समिट हुआ, इन समिट को अलग कर लीजिए, जो नेशनल अवार्ड मिलते हैं लोगों को उनको अलग कर दीजिए। तो सेक्शन वाइज भी पढ़ेंगे तो आसानी होती है। लास्ट में जब आप 3-3 मंथ का कंपाइलेशन वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी कंपाइलेशन करंट अफेयर के ऊपर लाएं, और हमारा वीडियो भी जल्दी आएगा मंथली कंपाइलेशन के ऊपर। अभी हमारी मंथली कंपाइलेशन के ऊपर करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर जो है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है करंट अफेयर का, इसीलिए आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स 2024 समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? रिसेंटली ब्रिक्स का समिट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स इस हिसाब से। और आंसर सबको मालूम होगा, जो भी करंट अफेयर को फॉलो कर रहा है उसको मालूम होगा, जो भी अच्छे सीरियस कैंडिडेट है उनको मालूम होगा, क्योंकि रिसेंट की घटना के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि न्यूज देखें और रिसेंट की घटनाओं को याद रखें, जिससे आपके ऊपर बर्डन कम आएगा। प्रीवियस ईयर का आप तो रिवाइज कर लेंगे, लेकिन हाल ही में जो चल रहा है, जब से आपका एग्जाम अनाउंस हुआ है तब से भी आप अगर बना के रखेंगे तो इधर से 3-4-5 मंथ का तो आप इजीली कवर कर देंगे। लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो जितना आप अपने लिए आसानी करेंगे, आसानी होगा रटने, जो टाइम वेस्ट होगा रटने के अंदर वो कम वेस्ट होगा। तो इसलिए ब्रिक्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और ये कजान रशिया में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई है ना, उसने लगभग पूरे वर्ल्ड को क्या कहते हैं उसको अपने तरफ ध्यान आकर्षित किया है ब्रिक्स का, ठीक है। तो ब्रिक्स के ऊपर छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन आपको मैं देता हूँ। ब्रिक्स जो था फर्स्ट टाइम इसको एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो थे, इन्होंने इस ब्रिक्स टर्म को दिया था। इनका नाम था जॉन ओनील, शायद नाम था उनका, जॉन ओनील, ठीक है, जॉन ओनील, ठीक है। इन्होंने इस टर्म को दिया था, ब्रिटिश ओनील ने, ठीक है, ब्रिक्स के लिए। और किसके लिए दिया था ये? ब्राजील, रशिया, इंडिया और आपका चाइना की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने ये टर्म दिया ब्रिक्स, ठीक है। सन 2001 में इन कंट्री की पहली बार बैठक हुई, और नहीं 2001 में इन्होंने टर्म दिया, 2001 में, सॉरी 2006 में क्या हुआ, 2006 की इन कंट्रीज की मतलब सेक्रेटरीट लेवल पर बैठक हुई और ये ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। बाद में 2010 के अंदर इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी आके ऐड हुआ, ठीक है। 2010 में आपका साउथ अफ्रीका इसके साथ ऐड हुआ। हाल ही में और 5 कंट्रीज ने अपने आप को इसके साथ ऐड ऑन किया है। कुछ के नाम बता देता हूं मैं, और कुछ के नाम आप कमेंट से, जैसे ईरान ऐड हुआ है अभी हाल ही में, इथियोपिया ऐड हुआ है, और अब बाकी जो कंट्री बच रहे हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे पहले भी मैंने ब्रिक्स पढ़ाया है आपको। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ब्लू वाटर पॉलिसी इज रिलेटेड टू फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो दी कून्हा और फ्रांसिस डे। तो मैं आपको बता देता हूं, ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ाने से पहले
चलिए डायरेक्ट ऑप्शन ही देते हैं आपको। ब्लू वाटर पॉलिसी का सही आंसर हो जाएगा, ये रिलेटेड है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, ये पुर्तगीज जो थी, ये कौन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एक पुर्तगीज है। ये जो पुर्तगीज जो है भारत के अंदर 1498 का इनका आगमन हुआ, और कौन था भाई उसका नाम, वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा भारत आया, ठीक है। अब ये आया 1498 में, ठीक है। भारत की खोज कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर दी। बेसिकली इन्होंने खोज नहीं की था, एक नया सी रूट खोज निकाला था 1453 में। अब मैं इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं बता, हुआ ये था कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हो गया था ऑटोमन एम्पायर की तरफ से, और ये हुआ था कि इन्होंने सी रूट जो था, जो भारत के जो शॉर्ट सी रूट था, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। अब इस टैक्स से बचने के लिए जो पूरा यूरोप जो था वो जमा हुआ और कहा कि इन अरबों को टैक्स वसूलने से बचाने के लिए हम दूसरा सी रूट खोजेंगे। उसी दौरान ये सारा वोयेज शुरू हुआ। वोयेज मतलब होता है समुद्री यात्रा शुरू हुई, और सबसे पहले जो आदमी निकला था भारत की खोज, उनका नाम था 1487 में बार्थोलोमा डायास नाम था उनका नाम था बार्थोलेमा दयास, ठीक है। बार्थोलोमा दयास तो था, इन्होंने खोजा था, लेकिन ये भारत पहुंच नहीं पाए थे। ये केप ऑफ गुड होप तक रुक गए थे, ठीक है। पहले इन्होंने इसका नाम दूसरा कुछ रखा था, बाद में इसको आशा की किरण मतलब से रिलेट करके देखने लगे कि ये गुड होप है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। उसके बाद में वास्को डी गामा भारत आए और इन्होंने 60 गुना प्रॉफिट जाके वहां पर कमाया और यहाँ से भारत की तरफ आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसी बीच में आपका सन 1505 में, लगभग कुछ 120 साल बीत गए, ऑलमोस्ट नहीं, कुछ 100 साल नहीं, लगभग इनके कुछ साल बीतने के बाद पहला जो आपका पुर्तगीज गवर्नर था वो 1505 में आया, और वो यही थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1500 तो ये 1505 में अल्मेडा आए, और इन्होंने, इन्हीं की थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी। ये चाहते थे कि जो पूरा सी रूट है ना इंडिया का, वो ये कंट्रोल करे। बेसिकली पुर्तगीज का ध्यान जो था वो भी नेशन बिल्डिंग की तरफ, लेकिन इनको हम कहते हैं 3G की तरफ इनका ध्यान था, गुड्स, गोल्ड, और आपका गुड्स, गोल्ड एंड गॉड, ठीक है। इनका ध्यान इन्हीं की तरफ था, एक सामान बेचने का, जितना पैसा कमा ले वो लूटपाट करके पैसा निकालने वो, और एक इनका मेन प्रोग्राम था मिशनरीज चलाने का। और मिशनरीज चलाने के क्रम में इन्होंने बहुत ज्यादा विध्वंस मचाया, और यही इनका जो डाउनफॉल का कारण भी था। ये मिशनरी चलाने के अंदर इतना ज्यादा ध्यान होगा, और व्यापार पॉलिसी इतनी खराब थी इनके अंदर कि इनसे जो छोटे रूलर थे वो व्यापार करने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो ये भी मेन ड्रॉबैक माना जाता है पुर्तगीज के भारत के अंदर सक्सेसफुल ना होने के बाद, ये भी वन ऑफ द ड्रॉबैक में है। अल्मेडा की थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी, और ये चाहते थे ये बनाने के, लेकिन रियल फाउंडर हम लोग कहते हैं अल्बुकर को, कि अल्बुकर 1510 में भारत आए, और इन्होंने इस ब्लू वाटर पॉलिसी की जो अल्मेडा का सपना था उसको साकार किया। नीनो दो क्विना 1529 में इनको जाना जाता है, और नीनो दो क्विना जाना जाता है कैपिटल से, इन्होंने कोचिन से गोवा को हेडक्वार्टर जो था शिफ्ट किया था, ठीक है। और गोवा कब एक्वायर हुआ था, सन 1510 में गोवा को एक्वायर किया किसने, अल्बुकर्क ने एक्वायर किया था। किससे किया था, आदिल शाहों से किया था, ठीक है। आदिल शाह से किया था उस टाइम। बताइए कौन सा आदिल शाह था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रांसिस डे भी बता देता हूँ। फ्रांसिस डे जो जानते हैं वो सिटी ऑफ मद्रास बचाने के लिए जाता है, सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है। सिटी ऑफ मद्रास आपका ये 1639 में सिटी ऑफ मद्रास इन्होंने बसाया था। आज का आखिरी क्वेश्चन है, Who was the youngest person to become the president of INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का यंगेस्ट पर्सन कौन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, ठीक है। तो अब इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद और JB कृपलानी। सारे के सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, और सब ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये है अबुल कलाम आजाद। ये यंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, सबसे कम उम्र में ये प्रेसिडेंट बने। 1923 में ये प्रेसिडेंट बने दिल्ली में, ठीक है, 1923 में। 1917 में बनी आपके कलकत्ता अधिवेशन की एनी बेसेंट, और ये पहली महिला अध्यक्ष है, फर्स्ट वुमेन थी ये प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और पहली भारतीय महिला की थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी आपका सरोजनी नायडू। इन्होंने इसको लीड किया था 1925 के कानपुर अधिवेशन को, ठीक है।
जेबी कृपलानी जो है ये एसोसिएट कहते हैं, इन्होंने आखिरी सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब भारत आजाद हुआ 1946 के बाद, माफ कीजिएगा 46 नहीं 47 में, आजादी से पहले इन्होंने आखिरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग को हेल्ड किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ऑलरेडी आपको हिस्ट्री के जो सर हैं उन्होंने लेक्चर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री के ऊपर, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। इंडियन नेशनल मैं भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कई और एसोसिएशन को जोड़कर इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल दिया, दादा भाई नौरोजी ने इनका नाम बदला। ही इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या है। और 1885 में इसकी मीटिंग हुई, 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी जो थे इसके प्रिसाइड करने वाले अध्यक्ष थे। और कई वक्तन हर साल इसकी मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की होती रही। बीच में कुछ ऐसे टाइम आता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग नहीं भी होती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आप क्या कीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट सेशन है कि किसमें स्वदेश वर्ड पहली बार इस्तेमाल किया गया 1906 में, किसने किया, कलकत्ता अधिवेशन में किसने इस्तेमाल किया, दादा भाई नौरोजी। 1925 का जो सेशन था वो बेलगाम का जो सेशन था, बेलगाम का सेशन था जिसमें जिसमें महात्मा गांधी, एकलौता सेशन जिसमें महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया। उसके बाद में 1923 में दिल्ली में आपका अबुल कलाम आज़ाद, 1925 में बेलजाब में महात्मा गांधी, 1925 में कानपुर में आपका सरोजनी नायडू, 1917 में आपका एनी बेसेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1916 का इम्पोर्टेंट है जब आपका एसी मजूमदार साहब ने इनको लीड किया था, ठीक है। उसका 1917 याद ही होगा। 1920 का स्पेशल सेशन जिसको लाला लाजपत राय प्रिसाइड करते हैं। फिर 1920 में एक और सेशन होता है, वीर राघवचारी इसको प्रिसाइड करते हैं। तो इसी तरह जैसे मुझे याद है उसी तरह आपको भी याद होगा, एक बार प्रैक्टिस करते रहिए। और इम्पोर्टेंट सेशन से ही क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें महिला अध्यक्ष कौन रही, पहले मुस्लिम कौन रहे इसके अध्यक्ष, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने, जैसे जॉर्ज यूल, ठीक है। 1888 में जॉर्ज यूल रहे। 1887 बदरुद्दीन तैयब जी रहे आपका, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मुझे याद है उसको उसी तरह आपको भी याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपना फीडबैक ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।